Okay, so we were studying magnetic effects of electric current, and we have already conducted one class. So today is the day 2 of this topic. So let's start today's session. तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो शॉर्ट में तो हमने लास्ट क्लास में मैग्नेट के बारे में पढ़ा था कि मैग्नेट जो है वो जब भी मिलता है उसके दो पोल्स मिलते हैं। मैग्नेट कभी भी सिंगल पोल हमें नहीं मिल सकता, हमेशा दो पोल्स मिलेंगे। एक नॉर्थ पोल कहलाता है, एक साउथ पोल कहलाता है। मैग्नेट को हम कभी भी फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, वो अगर रोटेट कर सकता है तो वो हमेशा एक फिक्स पोजीशन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्टेड होता है और साउथ पोल अर्थ के साउथ पोल की तरफ डायरेक्टेड होता है। मैग्नेट को हम कितना भी कट कर दें तो भी हम पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिर जो लाइक पोल्स होते हैं, दो अलग अलग मैग्नेट्स की हम बात करें तो उनके लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ और साउथ रिपेल करेगा, और अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये कुछ मेन प्रॉपर्टीज थी जो हमने मैग्नेट रिलेटेड डिस्कस की थी। फिर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की हमने बात की थी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, इसे कर्व बनाती हैं ये फील्ड लाइंस। और इनको कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम एक कार्डबोर्ड पे आयरन का जो चूरा है वो बिछा दें, एक नीचे मैग्नेट रख दें और कार्डबोर्ड को थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाएंगे तो वो जो आयरन के पीसीज हैं, चूरा है, वो क्या करेगा, ऐसी शेप में अलाइन कर लेगा जैसी मैग्नेटिक फील्ड की शेप होगी। तो हम देख सकते हैं कि ऐसी शेप वो ले लेता है। तो आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी कि अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास उसका जो परपेंडिकुलर प्लेन है, वायर के परपेंडिकुलर प्लेन की हम बात करें, उसमें जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होती हैं, सर्कुलर शेप में होती हैं। अब उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हैं कि अगर हम राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में करेंगे तो जो फिंगर्स का कर्ल है, फिंगर्स का जो घुमाव है, वो हमें क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। जैसे करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो फील्ड लाइंस इस तरह से आ जाएंगी, ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज आ जाएंगी, और अगर करंट नीचे की तरफ जाएगा तो फिर फील्ड लाइंस ऑपोजिट सेंस में आ जाएंगी। इसको मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोला जाता है कि अगर हम एक स्क्रू को घुमाएंगे तो जैसे स्क्रू को अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। तो अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो स्क्रू क्लॉकवाइज घुमाने पर अंदर जाता है, यानी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। और अगर उसको अनस्क्रू करेंगे तो वो बाहर की तरफ आएगा। तो अनस्क्रू मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर करंट बाहर की तरफ आएगा तो फील्ड लाइंस ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। तो ये मेन पॉइंट्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, कैसी पाई जाती है। तो यहाँ पे हम फिगर में देखें कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जहां पे करंट एंटर कर रहा है एक एंड से और दूसरे एंड से बाहर आ रहा है। तो इसके कारण देखो, इसमें भी क्या है, सर्कुलर लूप इज मेड अप ऑफ मैनी वायर्स। तो फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाती हैं, क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। जैसे हम इस टॉप मोस्ट एक छोटे से पार्ट को देखें तो एक वायर के कारण फील्ड लाइन कैसे होंगे, ऐसे सर्कुलर कर्व बनाएंगे, और वो जैसे जैसे दूर जाएंगे उस सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा। रेडियस बढ़ता जाएगा, वो सर्कल थोड़ा सा ऐसे और फ्लैट जैसा दिखने लगेगा। तो फील्ड लाइंस इस तरह की शेप ले लेती हैं, इसी को हम यहां पर समझेंगे। So when current is passed through a circular conductor, the magnetic field produced is in the form of concentric circles around the conductor. तो अगर किसी सर्कुलर लूप से करंट जा रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो जो लूप है, लूप में जो वायर्स हैं, उन वायर्स को के अराउंड हम सर्कल बना सकते हैं, और वो सर्कल हम वैसे ही बना सकते हैं जैसे हमने वायर के लिए देखा था
कि करंट की डायरेक्शन में हम अंगूठा करेंगे, थंब करेंगे, तो फिंगर्स का कर्ल हमें क्या दे देगा, फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। देन टुवर्ड्स द सेंटर द आर्क्स ऑफ द सर्कल बिकम लार्जर एंड अपीयर एज स्ट्रेट लाइन। तो जब हम एजिस पर होंगे, उस वायर के नजदीक होंगे, तो छोटे छोटे सर्कल बनेंगे, जैसे उससे दूर जाते जाएंगे सर्कल का साइज बड़ा होता जाएगा। जब हम बिल्कुल सेंटर के पास पहुंचेंगे तो वो सर्कल का साइज काफी बड़ा होने लगेगा, तो वो हमें स्ट्रेट लाइन जैसी अपीयर होने लगेंगी। बिल्कुल सेंटर पे देखेंगे तो इफेक्टिवली वो स्ट्रेट लाइन ही होगी। उसके आसपास ऐसे जो है बड़े रेडियस के सर्कल बनेंगे जो स्ट्रेट लाइन जैसे अपीयर होते हैं। तो यही यहां पर हम कह रहे हैं कि टुवर्ड्स द सेंटर द आर्क्स ऑफ द सर्कल बिकम लार्जर एंड अपीयर्स एज स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से भी देख सकते हैं कि जैसे ये एक लूप है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, तो ये डायरेक्शन है, करंट यहां से ऊपर गया, फिर यहां से ऐसे वापस आया। अब इस पॉइंट पे देखें तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने अपने राइट हैंड के अंगूठे को ऊपर की तरफ किया, तो फिंगर्स का कर्ल देखोगे तो वो फील्ड की डायरेक्शन बताएगा कि फील्ड इस तरह से सर्कुलर होगी, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे रेडियस बढ़ता जाएगा सर्कल का। तो इस तरह से वो फील्ड का रेडियस बढ़ता जा रहा है, तो सेंटर के नजदीक वो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन जैसे बनने लगेंगे। इस तरफ देखें तो करंट नीचे की तरफ जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है तो फील्ड का कर्ल इस तरह का आएगा, तो फील्ड ऐसे घूम रही होगी। तो ऐसे घूमने के कारण जो फील्ड की डायरेक्शन हम देख सकते हैं। बाकी सेंटर पे देखेंगे तो दोनों पार्ट के कारण डायरेक्शन सेम साइड में आएगी। तो सेंटर देखो, इधर पे करंट ऊपर जा रहा था तो फील्ड ऐसे आई, ऐसे आई मतलब सेंटर पे अंदर की तरफ गई। यहां से करंट नीचे गया, फील्ड ऐसे आई, तो यहां भी सेंटर के पास करंट फील्ड कहां गई, अंदर की तरफ गई। तो ऐसे अंदर हर पॉइंट पे फील्ड एक डायरेक्शन में आ जाएगी। So by applying the right hand rule, it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop. वही जो अभी हमने बात किया कि हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो हम हर छोटे पार्ट के कारण देखेंगे इस लूप में कई सारे हम छोटे छोटे करंट कैरिंग वायर जैसे मान सकते हैं, उन सभी वायर्स के कारण जो फील्ड है लूप के अंदर सेम डायरेक्शन में आएगी। तो लूप के अंदर थ्रू आउट फील्ड अंदर की तरफ एक डायरेक्शन में होगी और बाहर की तरफ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वो क्लोज्ड कर्व बनाती है हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड कर्व बनाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर वो अंदर गई यहां से तो बाहर से लौट के भी आना पड़ेगा अगर कर्व बनाना है। तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की हर पॉइंट पे एक सेम डायरेक्शन होती है, एंड आउटसाइड द लूप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लाइंस होती है। जैसे हम यहां पे भी देखें, लूप के अंदर वाले रीजन में ये फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जा रही है और बाहर देखेंगे तो ऐसे बाहर की तरफ लौट कर आ रही होगी। Then if there is a circular coil having n turns, the field produced is n times as large as that produced by a single turn. अब देखो, ये एक टर्न की फील्ड अगर हम मान लें बी, वैसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है बी सिंबल से, ठीक है ना, बी फॉर बरेली या बी फॉर बॉक्स वाला बी। तो एक लूप के कारण अगर फील्ड है बी, अगर ऐसी मान लो हमने कॉइल बना दी, टर्न लगा दी, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, अगर हमने एन लूप की या एन टर्न्स की एक कॉइल बना दी, तो हर एक लूप की फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी और ऐड होती जाएगी। तो अगर एक के कारण फील्ड बी है तो एन टर्न्स की कॉइल के कारण एन टाइम्स हो जाएगी, यानी कि एन बी के बराबर हो जाएगी। So if there is a circular coil having n turns, the field produced is n times as large as that produced by a single turn. ये से मैग्नेटिक फील्ड हम एक सर्कुलर लूप के कारण देख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Now magnetic field due to current in a solenoid. Sorry. अब solenoid क्या होता है? A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. ठीक है, कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, एक कॉइल है जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हैं, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर।
तो हमने कॉपर वायर ली, इंसुलेटेड वायर है, उसको ऐसे बहुत सारे टर्न्स में लपेट दिया एक सिलेंड्रिकल शेप में, उसको सोलेनॉइड बोलते हैं। तो इस तरह से ये एक वायर ली हमने, उसको ऐसे करके रैप कर दिया, जैसे एक स्प्रिंग जैसा होता है वैसा समझ सकते हो कि हमने एक स्प्रिंग जैसा था, स्प्रिंग का होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो वैसे ही वायर को हमने क्लोजली रैप करके एक सिलेंडर जैसा फॉर्म कर दिया। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सोलेनॉइड क्या होता है पहली बात तो। अब देखोगे सोलेनॉइड में हमने ये बैटरी लगाई, तो बैटरी लगाई तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा तो देखोगे हर एक जो टर्न है उसमें सेम डायरेक्शन में, सेम सेंस में करंट फ्लो करेगा, जैसे यहां से जा रहा है तो ऐसे 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 इस तरह से। अब इसके हर टर्न को हम एक लूप की तरह मान सकते हैं, तो एक लूप में करंट ऐसे जा रहा है। अच्छा, अब देखो लूप के कारण अगर फील्ड निकालनी है हमें तो कैसे निकाल सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन में अगर हम फिंगर्स करते हैं तो हमें थंब की डायरेक्शन क्या दे देगी, फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। जैसे हम पिछले स्लाइड में भी देखें, अगर हमें लूप के अंदर फील्ड बतानी है, जैसे लूप के अंदर देखें तो सारे एलिमेंट्स के कारण फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही थी। अब या तो हम एक एक एलिमेंट की देखें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो राइट हैंड, जैसे वायर सीधी होती है तो वायर के केस में क्या कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करते हैं तो फिंगर्स का कर्ल हमें फील्ड की डायरेक्शन दे देता है। लूप क्या है, क्लोज्ड जो फिगर है अपने पास, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, तो इसमें हम क्या करते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स को अगर करंट की डायरेक्शन में घुमाते हैं ऐसे, तो थंब की डायरेक्शन हमें फील्ड दे देगी इनसाइड द लूप। जैसे इसमें करंट देखोगे क्लॉकवाइज जा रहा है, हमने फिंगर्स को क्लॉकवाइज घुमाई तो अंगूठा कहां आया, अंदर की तरफ, तो फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगी। तो ऐसे ही सोलेनॉइड में क्या है, हर एक टर्न के कारण फील्ड देखेंगे तो ऐसे करंट जा रहा है तो फील्ड ऐसे आएगी, दूसरे टर्न में भी ऐसे करंट जा रहा है तो फील्ड ऐसे आएगी, तीसरे में भी ऐसे जा रहा है तो ऐसे आएगी। तो हर टर्न के कारण फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी, तो फील्ड ऐड होती जाती है। तो यही हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सोलेनॉइड इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो अब क्या हो रहा है, सारे टर्न्स के कारण फील्ड ऐसे आ रही है, ऐसे, अब यहां से बाहर निकलेगी और यहां से घूम के वापस आएगी। तो हम देखेंगे मैग्नेट में भी ऐसा ही होता है, मैग्नेट के एक एंड से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में वापस आ जाती है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ होती है। तो सोलेनॉइड में भी क्या हो रहा है, एक एंड से फील्ड निकलेगी, दूसरे एंड से वापस आएगी, तो दिस सोलेनॉइड विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अच्छा बताओ इसका कौन सा एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, राइट वाला या लेफ्ट वाला? ये अभी हमने देखा था मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, कहां से फील्ड लाइंस निकलती हैं, एरो बता रहा है डायरेक्शन कैसे जा रही है फील्ड लाइंस, तो कहां से निकलती हैं फील्ड लाइंस? बताओ कहां से निकलती The हैं? north. नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। तो यहां पर किस तरफ से निकल रही है, लेफ्ट साइड से निकल रही है कि राइट साइड से निकल रही है फील्ड लाइंस? तो लूप ऐसे बने हुए हैं, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, मैंने पहले गलत इंटरप्रेट कर लिया था, इसमें जिस हिसाब से बता रखा है कि करंट जो है ऐसे जा रहा है लूप में, कॉइल में, तो इस तरह से करंट जा रहा है ऐसे, तो फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, ये एरो भी बना रखे हैं, तो यहां से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और यहां से एंटर कर रही हैं, तो जहां से बाहर निकल रही हैं वो क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल। तो राइट साइड बन जाएगी नॉर्थ पोल और लेफ्ट साइड बन जाएगी साउथ पोल, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा यही है, मैग्नेट में क्या होते हैं, दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ से फील्ड बाहर निकलती है, साउथ से एंटर करती है। सोलेनॉइड में भी क्या है, बहुत सारे टर्न्स हैं। अब इस केस में करंट ऐसे जा रहा है टर्न्स में, तो उसके कारण फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, तो जहां से फील्ड लाइंस अब बाहर निकलेंगी दैट विल एक्ट एज ए नॉर्थ पोल, ये दिख भी रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे आ जाएगा साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल इस तरह से ये बन जाएंगे। यहाँ पे और लेंगे इसको अच्छे से। So the ends of the solenoid behaves like the north and south poles of the magnet. The magnetic field produced by a solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. वो हमने already देख लिया अभी।
The strength of the magnetic field depends upon the strength of the current and number of turns in the coil. अब ये मैग्नेटिक फील्ड की ताकत या स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड कितना होगा वो डिपेंड करेगा एक तो किस पे, करंट की स्ट्रेंथ पे, कि करंट कम है या ज्यादा। तो करंट ज्यादा होगा तो फील्ड ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? करंट ज्यादा होगा तो फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होंगी। ज्यादा होगी, है ना। करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा फील्ड। और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, फील्ड ज्यादा या कम? जैसे अभी मान लो एक कॉइल है, इसमें ऐसे सोलेनॉइड है, 10 टर्न बना है, इसी में हमने और टर्न लपेट दिए, 20 बना दिए, तो ज्यादा टर्न्स होने पे फील्ड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? अच्छा, सभी टर्न्स की फील्ड ऐड हो रही है। जैसे एक टर्न के कारण फील्ड थी, दो के कारण उसमें और एडिशन हुआ, तीसरे कारण और एडिशन हुआ, तो टर्न्स बढ़ने पे फील्ड बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। ठीक है, तो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स। तो जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी करंट की, फील्ड उतनी ज्यादा होगी। टर्न्स की संख्या जितनी ज्यादा होगी फील्ड उतनी ज्यादा होगी। The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. तो solenoid की अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर जो है फील्ड लाइन देखोगे लगभग स्ट्रेट लाइन जैसी हो जाती है। इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, हर पॉइंट पे एक जैसी। तो दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर हर पॉइंट पे फील्ड एक जैसी होती है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जैसे हमने देखा कि एक सोलेनॉइड जो है वो क्या करती है, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। तो अब हम एक सोलेनॉइड क्या है, एक कॉइल है, ठीक है, वायर से ऐसे हमने सिलेंडर जैसा बना रखा है, स्प्रिंग जैसा है, जिसके अंदर खाली जगह है। उस खाली जगह को अगर हमने किसी आयरन रॉड से फिल कर दिया और करंट फ्लो कराएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो उस आयरन को क्या करती है, टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बना देती है। और टेम्परेरी मैग्नेट की तरफ, क्योंकि जैसे आयरन को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें भी मैग्नेटिक इफेक्ट आने लगता है, मैग्नेटाइजेशन आने लगता है थोड़ा सा। तो अगर हम एक आयरन रॉड को सोलेनॉइड के अंदर रखेंगे तो उसमें भी क्या आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा और चीजों को अट्रैक्ट करने लगेगा। और जैसे ही हम करंट को हटाएंगे तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट चला जाएगा, वो नॉर्मल आयरन की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ऐसे मैग्नेट को, एक तरीके से टेम्पररी मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका कई जगह पे इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मान लो हमें किसी ऐसी चीज को, जैसे लोहे वगैरह को कहीं से उठाकर किसी दूसरी जगह पर रखना है। अब अगर हम एक परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे, वो हम ले गए, मान लो कचरे का ढेर है, वहां से हमें लोहे की चीजों को सेपरेट करना है, तो हम परमानेंट मैग्नेट को ले गए तो लोहा आके उससे चिपक गया। लेकिन अब उसमें चिपक गया, उसको दूसरी जगह जाएंगे तो अपने आप नहीं गिरेगा, उसको खींच खींच के निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने एक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया कि हमने एक लोहे का सिलेंडर लिया, उसके ऊपर ऐसे वायर लपेट दिया और उस जब वायर से करंट फ्लो कराते हैं तो वो मैग्नेट बन जाएगा। उसने क्या किया, चीजों को अट्रैक्ट किया अपने पास। अब दूसरी जगह जहां गया था हमने करंट को बंद कर दिया, करंट को बंद कर दिया तो उसका मैग्नेटिज्म चला गया और चीजें अपने आप उससे अलग होकर गिर जाएंगी। तो ऐसा जो मैग्नेट होता है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, कि जब तक करंट फ्लो करेगा इट विल शो मैग्नेटिक बिहेवियर, जैसे ही करंट बंद होगा उसका मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा। So a strong magnetic field inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like a soft iron when placed inside the coil.
जो इस मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के अंदर, वो मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर देती है, मैग्नेटाइज कर देती है. सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. If electric current is passed through a wire wound around a piece of soft iron, it behaves like a magnet. Such a magnet is called an electromagnet. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है. बाकी इसका यूज यही है कि एक टेम्पररी मैग्नेट है, कि हम इससे क्या करते हैं कि करंट फ्लो करा के मैग्नेट की तरह बना देंगे उसको. उससे मैग्नेटिक जो भी मतलब मटेरियल है, आयरन वगैरह, उसको लिफ्ट कर सकते हैं. और फिर उसको छोड़ना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको छोड़ देंगे. इसलिए कॉन्सेप्ट यूज होता है इलेक्ट्रिक बेल में भी. तो इलेक्ट्रिक बेल में क्या रहता है, एक हमारे पास गोंग रहता है जो मतलब एक तरीके से हिट करता है बार बार. तो क्या होता है इसमें, जब करंट फ्लो करते हैं हम, तो करंट फ्लो करने से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है. मैग्नेटिज्म क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है. अट्रैक्ट करके टिंग हुआ, फिर वो वहां पे कॉन्टेक्ट छूटता है, मैग्नेटिज्म हटा, वो फिर पीछे गया, फिर मैग्नेटिज्म जनरेट किया जाता है. इस तरह से इलेक्ट्रिक बेल में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Now there are some questions. First question is, consider a circular loop of wire lying in the plane of the table. Let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find out the direction of magnetic field inside and outside the loop. क्या कह रहे हैं कि मान लो एक सर्कुलर लूप है वायर का जो टेबल पे रखा हुआ है. तो हम एक काम करते हैं, उसको ऐसे ही मान लेते हैं कि ये टेबल पे रखा हुआ है. हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू, हम ठीक है ना, उसके टॉप व्यू की बात कर रहे हैं. लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है. अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप. तो बताओ इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी. तो अभी जो हमने डिस्कशन किया उसके आधार पर बताओ, या राइट हैंड रूल से भी बता सकते हैं. तो बताओ किस डायरेक्शन में आएगी इसके अंदर फील्ड. ओके नंदिनी, गलत है तुम्हारा. क्यों, कैसे आया तुम्हारा ये आउटसाइड? सर राइट हैंड रूल लगाया, आई गेस कुछ कंफ्यूज हो गई हूँ मैं उसमें. तो राइट हैंड रूल में क्या है, देखो राइट हैंड थंब रूल करंट के लिए क्या होता है. देखो कि हम एक छोटे से पार्ट को देखें, एक स्ट्रेट वायर को देखें, तो वायर की डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को करेंगे तो फिंगर्स की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी. तो अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें, टॉप वाले पार्ट की, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, हमने अंगूठे को किया ऐसे, तो फिंगर्स का कर्ल आया इस तरह से. तो फिंगर्स का कर्ल इस तरह से आया, मतलब फील्ड लाइंस यहां से ऐसे करके आएंगी. तो इसके अंदर यहां से ऐसे जाएंगे, तो लूप के अंदर कहां जाएंगी, अंदर की तरफ जाएंगी. अंदर को, अच्छा ये ध्यान रखना है, ये हम डिनोट करते हैं इनसाइड के लिए. ये ठीक है ना, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है. दिस इज फॉर इनसाइड द प्लेन. तो इतनी जरूरत पड़ती नहीं है तुमको, आगे जाके जरूरत पड़ेगी इन सिंबलों की, लेकिन फिर भी पता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज है. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आउटसाइड द प्लेन के लिए. ठीक है, देखो कैसे, जैसे एक हमारे पास स्क्रू है. अगर स्क्रू अंदर की तरफ हमने कस रखा है तो हमें बाहर से कैसी साइड दिखाई देगी, क्रॉस वाली साइड दिखाई देगी ना. समझ आ रहा है कि स्क्रू अगर कसा हुआ है अंदर की तरफ स्क्रीन के अंदर, तो हमें बाहर से कौन सी साइड दिखाई देगी, क्रॉस वाली सर. क्रॉस. तो क्रॉस बाहर दिखाई दे रहा है, मतलब स्क्रू अंदर की तरफ है, तो ये अंदर को रिप्रेजेंट करता है. और किसी ने दूसरी तरफ से स्क्रू कस रखा है, तो मान लो आर पार हो गया, तो हमें उसकी एक पॉइंट दिखाई देगा ना, सिर्फ एक जो उसका आगे की तरफ निकला हुआ होगा. समझ आ रहा है, एक कार्डबोर्ड मान लो, उस पर किसी ने स्क्रू दूसरी तरफ से कस दिया, हम अब हमको क्या दिखाई देगा, हमारी तरफ अगर स्क्रू का वो पॉइंटेड है तो पॉइंट पॉइंट दिखाई देगा सिर्फ.
तो ये पॉइंट हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी तरफ डायरेक्शन। तो आउटसाइड के लिए सर्कल में एक डॉट बना देते हैं कि किसी ने ऐसे चीज कसी हुई है, तो बेसिकली वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, विजुअलाइज करने का। और अंदर को रिप्रेजेंट कर देते हैं क्रॉस से। तो अब करंट जो है क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अगर हम एक छोटे से एलिमेंट के लिए बात करें तो करंट ऐसे जा रहा है, फिंगर्स ऐसे आएंगी, इस तरह से करंट आए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर कहां आ जाएगी? इनसाइड द प्लेन। और सारे एलिमेंट के कारण एक ही डायरेक्शन में आती है। इसमें इधर बात करूं, करंट इधर ऐसे जा रहा होगा पूरे लूप में, तो एक डायरेक्शन में। अब इधर मैं करंट की डायरेक्शन में अगर अंगूठा करूंगा तो नीचे वाले पॉइंट पे ऐसे, तो फील्ड ऐसे आएगी। अब वो ऐसे कहां? इस पॉइंट के आसपास। इस पॉइंट के आसपास कैसे आएगी? ऐसे। यहां अंदर देखोगे, फिर अंदर जाएगी और बाहर से निकल के ऐसे आएगी। और या फिर अभी मैंने क्या बताया कि अगर कभी भी लूप है तो लूप के लिए हम एक एक ऐसे वायर को देखने की बजाय पूरे लूप के लिए भी बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? लूप क्या है? क्लोज्ड कर्व है। तो लूप के केस में हम अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाएं। करंट ऐसे जा रहा है, तो हमने राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे घुमाया, तो ऐसे घुमाया तो अंगूठा कहां गया? अंदर की तरफ। तो ये फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। कहां? लूप के अंदर। तो इनसाइड द लूप magnetic field is inside the plane। प्लेन के अंदर आ जाएगी। अगर करंट क्लॉकवाइज है, करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन बदल जाएगी। अच्छा, अंदर इनसाइड आ गई तो बाहर कैसे आएगी? बाहर क्या डायरेक्शन आएगी? बताओ जल्दी। Sir, outside the table. आउटसाइड द टेबल। क्यों? क्यों आएगी आउटसाइड द टेबल या आउटसाइड द प्लेन? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? क्लोज्ड कर्व बनाती है। तो यहां से अगर अंदर गई तो उसको लौट के आना पड़ेगा ना, उसको घूम क्लोज्ड कर्व बनाना है। तो क्लोज्ड कर्व बनाती है, तो यहां से अंदर जाएगी तो बाहर से, जैसे यहां से देखें हम, यहां से अंदर जा रही है तो यहां से निकल के आना पड़ेगा वापस। ठीक है? जैसे यहां से फील्ड अंदर जा रही है तो यहां से वापस आएगी, यहां से अंदर जा रही है, यहां से वापस आएगी। तो आउटसाइड, तो अंदर से फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएंगी और उनको बाहर से लौट कर आएंगी, और ऐसे करके वो क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती हैं। तो इस तरह से हम ये डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, आया समझिए? Yes, sir. चलो, जैसे इसी में क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अगर मान लो मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, सपोज कि करंट ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर किस डायरेक्शन में होगी और लूप के बाहर किस डायरेक्शन में होगी? करंट की डायरेक्शन, फिंगर्स घुमाओ राइट हैंड की, अंगूठा देखो कहां आ रहा है, वो अंदर फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। अब इसमें क्या आएगी? इनसाइड द लूप क्या होगी डायरेक्शन? बताओ। Sir, outside the table. राइट, इनसाइड द लूप क्या होगी? आउटसाइड द टेबल। और आउटसाइड द लूप? Inside the table. गुड। So outside the loop, magnetic field is inside the table. क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. उसके बाद ये क्वेश्चन है, the magnetic field is in a the magnetic field in a given region is uniform. Draw a diagram to represent this.
देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी एक जैसा है, डायरेक्शन भी एक जैसी है, मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे हमने सोलेनॉइड में बोला था, कोई बताएगा, याद आ रहा है अभी कैसा होना चाहिए, कैसा डायग्राम बनना चाहिए, क्या डिस्कस किया था? सोलेनॉइड के अंदर कैसी होती है फील्ड लाइंस? So going from North Pole to South Pole. गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तो ठीक है, शेप कैसी होती है उसकी? पैरेलल लाइंस होती हैं, कर्व्ड लाइंस होती हैं इनसाइड द सोलेनॉइड? Parallel. पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस जो हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऐसे जब भी हम फील्ड लाइंस बनाते हैं, पैरेलल लाइंस, तो दिस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? Yes, sir. और अगर ऐसे मैंने लाइंस बनाई हैं, ठीक है, तो इस तरह से लाइंस बेसिकली जा रही हैं, तो ये जो फील्ड लाइन होगी ये यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम है, मतलब यहां पर अगर 5 वैल्यू है तो यहां भी 5 होगी, यहां भी 5 होगी, और डायरेक्शन भी क्या है? सेम। उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है, विच इज सेम इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेम इन बोथ magnitude and direction. फिर ये क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी उसके अंदर? 0 होगी हर पॉइंट पे, decrease as we move towards its ends, increase as we move towards its end, is at the same at all points. तो कौन सा ऑप्शन इसमें से आएगा? So D. डी, राइट। तो अभी हमने क्या देखा कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पर बराबर एक जैसी होती है, तो इज सेम एट ऑल दी पॉइंट्स। Now, the next topic is force on a current carrying conductor या conductor carrying current in a magnetic field. तो देखो, जैसे हमने क्या देखा कि एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, यानी कि मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है। तो ऐसा देखा गया कि इसका रिवर्स भी ट्रू होना चाहिए। न्यूटन थर्ड लॉ होता है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगानी चाहिए। अब वो कितना फोर्स लगाएगी, कैसे फोर्स लगाएगी, उसी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सो ए एम एम्पियर, मतलब एंड्रयू एम्पियर जो था, एंड्रयू मैरी एम्पियर आई थिंक, तो ए एम एम्पियर सजेस्टेड दैट इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड exerts a force on a magnet, then a magnet should also exert a force on a current carrying conductor. ठीक है ना? जैसे नेचर में क्या रहता है? सिमेट्री रहती है। जैसे कोई भी चीज देखोगे तो नेचर सिमेट्री को फॉलो करता है, सिमेट्री से बना हुआ होता है। या फिर न्यूटन थर्ड लॉ की बात करें, वो भी क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब एक चीज दूसरे पे फोर्स लगाएगी तो दूसरा भी उस पर फोर्स लगाएगी, उतने ही टाइप का फोर्स लगाएगी, वैसे ही टाइप का। तो ऐसे ही जो एम्पियर था उसने बोला ये करंट कैरिंग जो कंडक्टर है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेट पे फोर्स लगाता है,
तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगना चाहिए, और एक्सपेरिमेंटली उसको देखा, फाइंड डिटरमाइन किया कि लगता है या नहीं लगता, कितना लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, कैसे लगता है। तो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया उसने, ये चेक करने के लिए कि भाई फोर्स लगता है तो कैसा लगता है ना। तो क्या किया गया, एक इस तरह का स्टैंड लिया गया, और यहां पर एक क्या किया गया, ये हमारे पास एक वायर, मतलब एक रॉड ली, और इस रॉड के दो एंड्स को हमने वायर से ऐसे बांध दिया। बेसिकली ये रॉड क्या है, कंडक्टिंग रॉड है जिसमें करंट फ्लो करेगा। तो हमने रॉड के एक एंड को वायर के एक एंड से बांध के ऐसे वायर को लेगा, यहाँ से बीच में बैटरी लगा दी, स्विच लगा दिया, और दूसरे एंड को बांध के इसको वायर, इस रॉड को लटका दिया। या मैग्नेटिक फील्ड हमने एक हॉर्स शू मैग्नेट का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। अब क्या होगा, जब हम स्विच ऑफ होगा तब तो रॉड में करंट नहीं जा रहा है, तो रॉड की एक फिक्स ओरिएंटेशन आएगी। अब जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, करंट फ्लो करने लगेगा, तो हम देखेंगे कि रॉड में कुछ डिफ्लेक्शन आया या नहीं आया। अगर डिफ्लेक्शन आया दैट मींस उस पर कुछ फोर्स लगा होगा, डिफ्लेक्शन नहीं आया दैट मींस फोर्स नहीं लगा होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, और ये देखा जाता है कि फोर्स लगता है। और उसमें भी जब हम करंट की डायरेक्शन, जैसे करंट एक डायरेक्शन में जा रहा है, जब बी से ए जा रहा है तो मान लो फोर्स लेफ्ट की तरफ लगा, तो जब करंट ए से बी जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ऐसा भी देखा गया। तो ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट करके हम ये पता करते हैं कि फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन फोर्स लगता है। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में जब होता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। सो एग्जांपल, if an aluminum rod is suspended horizontally by a wire between the poles of a horseshoe magnet and current is passed through the wire। एक हॉर्सशू मैग्नेट है, इस रॉड को हमने एल्यूमिनियम रॉड को सस्पेंड कर दिया वायर से ऐसे कनेक्ट करके, जब इसे करंट पास किया गया देन द एल्यूमिनियम रॉड इज डिस्प्लेस्ड। तो करंट पास करने पे क्या देखा, एल्यूमिनियम रॉड डिस्प्लेस हुई, मूव करी, खिसकी। So if the direction of current is reversed, the direction of displacement is also reversed। जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स की तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। तो दैट मींस द फोर्स एक्सर्टेड, तो मतलब उससे तो ये पता चला कि फोर्स लगता है। अब वो फोर्स मैक्सिमम कब पाया गया, द फोर्स एक्सर्टेड इज मैक्सिमम इफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसा देखा गया कि जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है ऊपर की तरफ, कंडक्टर हमने हॉरिजॉन्टल रख दिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो जब परपेंडिकुलर होते हैं मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम पाया जाता है। एक करंट कैरिंग रॉड पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और मैक्सिमम फोर्स तब लगता है जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किसके, जो कंडक्टर है उससे। ठीक है, तो फोर्स जो है मैक्सिमम होता है जब कंडक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, जो देखो पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए क्या यूज किया था, राइट हैंड रूल यूज किया था। अब यहां पे हम किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या मोशन, फोर्स मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मोशन शुरू होगा रॉड का, या मूवमेंट आएगा या डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन of a current carrying conductor in a magnetic field is given by Fleming's left hand rule। तो लेफ्ट हैंड रूल फोर्स या मोशन की डायरेक्शन बताने के काम आता है। कैसे बताता है, इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड द थंब, ये हमारा थंब हो गया, ये फोर फिंगर एंड ये मिडिल फिंगर। तो इफ वी होल्ड द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर कैसे रखोगे, देखो अभी सारी एक डायरेक्शन में है ना, परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, एक को ऐसे कर दो, देखो ये दो परपेंडिकुलर है, ये दो परपेंडिकुलर हैं इस तरह से, लेकिन ये दोनों अभी सेम डायरेक्शन है, तो हम इसको घुमा के, ठीक है, इसको
देखो अभी ये जो फिंगर्स हैं ऐसे इस तरह से हैं, तो ये तो परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ये दोनों अभी भी सेम डायरेक्शन था। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लूं अपनी तरफ, ठीक है, ये ऐसे इन दो को फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। अब देखें तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये इसके भी परपेंडिकुलर हो गई, ये आपस में भी तीनों ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। आ रहा है समझ कैसे हुई ये? यस सर। तो तीनों को क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब ये जो थंब जो है किसकी डायरेक्शन देता है, मोशन या फोर्स की डायरेक्शन देता है। ये जो है अपनी फोर फिंगर, ये किसकी डायरेक्शन देती है, करंट। इसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं ना, या किसी और को बोलते हैं, किसी को बोलते हैं क्या? यस सर। हाँ, तो इंडेक्स फिंगर से अगर बात करें तो थोड़ा रिलेट करना आसान हो जाएगा। इंडेक्स, इंडेक्स आई से शुरू होता है, और करंट का सिंबल भी क्या होता है, आई। आई। तो ये इंडेक्स फिंगर आई, आई आई रिलेट कर सकते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंडेक्स फिंगर करंट की डायरेक्शन को। और मिडिल फिंगर, मिडिल एम से शुरू होता है, और मैग्नेटिक भी एम से शुरू होता है। तो मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, कम ऑन, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये हमें थंब जो है फोर्स की या मोशन की डायरेक्शन दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं यहां पर, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो क्या कह रहे हैं, इफ वी होल्ड द थंब, forefinger and middle finger of the left hand perpendicular to each other such that the forefinger points in the direction of magnetic field। एक मिनट, अच्छा मैंने उल्टा बता दी, सॉरी, नहीं गड़बड़ कर दी मैंने, ओके माय मिस्टेक। नहीं, फोर फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, मिडिल फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, देन द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। सॉरी, मैं राइट हैंड के हिसाब से वैसा कर लिया था, राइट हैंड लेंगे तो वैसा आएगा, तो ठीक है। तो फोर फिंगर जो है, ये वाली फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, मिडिल फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, और थंब हमें क्या दे देगा, मोशन की डायरेक्शन दे देगा। तो ये इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे फिगर से थोड़ा समझो अब। तो ये तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, तो थंब हमें फोर्स की या मोशन की डायरेक्शन दे देगा। जैसे ये मैग्नेट्स हैं, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो साउथ उसकी तरफ हमने ये कर दी फोर फिंगर। मिडिल फिंगर हमने करंट की डायरेक्शन में कर दी, करंट कैसे है, ऐसे आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। तो ये जो रॉड है इसमें फोर्स कहां लग जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि फोर्स बी आई, तो एफ बी आई ऐसे याद रख लो, एफ बी आई, ठीक है ना। तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, आई, तो एफ बी आई, इस तरह से हम मोशन की डायरेक्शन बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू as shown in the figure, the direction of force acting on the electron। अब देखो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, अभी तो हम करंट की बात कर रहे हैं, यहां तो इलेक्ट्रॉन दे दिया। अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज मान लो राइट की तरफ मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी राइट की तरफ है, तो करंट कहां की तरफ होगा, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? भाई करंट क्या होता है, चार्ज के फ्लो को ही करंट बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज अगर राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ?
तो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो की रेट को ही करंट बोला जाता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज राइट की तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट भी राइट की तरफ होता है, यानी करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज राइट की तरफ मूव कर रहा है तो करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो करंट इज ऑपोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये चीज ध्यान रखनी है, अगर नहीं पता तो आगे ध्यान रखनी है, और अगर भूल गए थे तो भी अब ध्यान दो। तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है करंट उसी डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो बताओ करंट कहां की तरफ होगा? कम ऑन, अब तो बताओ। आउट ऑफ द पेज। नहीं, परपेंडिकुलर थोड़ी है, ऑपोजिट है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में होगा उसके कारण? इलेक्ट्रॉन इज मूविंग डाउनवर्ड, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू इट? जैसे इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा था तो करंट पीछे था, तो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट कहां होगा? आउट ऑफ द प्लेन होता है, ऐसे बाहर की तरफ निकलता है। यस सर। बाहर की तरफ निकल रहा होगा, कहां होगा? इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट कहां होगा? सर ऊपर। ऊपर होगा। आ रहा है सबको समझ? सिंपल चीजें हैं लेकिन समझो थोड़ा सा, क्योंकि समझ जाओगे तो बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो फिर परेशान होते रह जाओगे। तो करंट होगा ऊपर की तरफ। अब अपना लेफ्ट हैंड लो, FBI। तो आई की तरफ क्या करनी है? करंट की तरफ ये वाली फिंगर। अब ये हाथ को थोड़ा मरोड़ना, घुमाना पड़ेगा। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये 4 फिंगर। तो आई ऊपर है तो ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड का करना है, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स। तो करके देखो अंगूठा कहां जा रहा है। अपनी तीनों उंगल्स परपेंडिकुलर करो, अंगूठे, अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां। तो क्या करना है, जो सबसे मिडिल फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस वाली फिंगर को, जो अपनी 4 फिंगर है। तो थंब की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन देगी। तो बताओ इस पर कहां फोर्स आएगा? करंट की डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो फॉरवर्ड आएगा बट लाइक आउट ऑफ द पेज होगा कि इनटू द पेज? आउट कैसे आ रहा है? मतलब स्क्रीन के अंदर आ रहा है या स्क्रीन के बाहर आ रहा है? तुम्हारा अंगूठा अंदर की तरफ शो जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है? तो बाहर। बाहर तो कैसे? आउट। करंट, ये मिडिल फिंगर करंट की तरफ, मिडिल फिंगर हमने ऊपर की तरफ करी, ये वाली फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करी हमने। ठीक है? ये फिंगर हमने करी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, 4 फिंगर। इंडेक्स फिंगर हमने करी करंट की डायरेक्शन में। थंब जो है कहां जा रहा है? मेरा तो इनसाइड द स्क्रीन जा रहा है। तुम लोग एक बार चेक करो तुम्हारा कहां जा रहा है। और मेरा भी इनसाइड द स्क्रीन जा रहा है। इनसाइड द स्क्रीन जा रहा है। हाँ तो सही है वो। बाकी और देखो, किसी को अभी भी कुछ दिक्कत हो तो ठीक है। ये मिडिल फिंगर कहां की तरफ करनी है हमको? ये मिडिल, मिडिल वाली करंट की तरफ। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और लेफ्ट हैंड की
हाथ का भी ध्यान रखना, कई बार हम राइट हैंड से करने लगते हैं, तो लेफ्ट हैंड से करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन आएगी, तो इनसाइड द प्लेन, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहां लगेगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हम्म, अरे तो इलेक्ट्रॉन को भी तो हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मोशन से करंट ऊपर आया, तो जहां पे फोर्स की डायरेक्शन आएगी वही तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, तो कहां आ रही है डायरेक्शन? into the page. है ना, तो इनटू द पेज, दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, आंसर इज ऑप्शन डी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, रिकॉल दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फोर्स इज देयरफॉर डायरेक्टेड इनटू द पेज। ठीक है, आया समझिए, क्लियर है ये? Yes, sir. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड? तो प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करेगा तो कौन सी प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो सकती है? देयर मे बी वन, मोर देन वन करेक्ट आंसर। क्या मास चेंज हो सकता है मूव करने से? मास चेंज होता है क्या? No, sir. I don't think. नहीं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन एक्चुअली मतलब है तो एनसीईआरटी से ही लिया हुआ, लेकिन जो टेक्स्ट दिया हुआ है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि टेक्स्ट में हमने क्या बोला, फोर्स की बात करी, इस पे करंट कैरिंग वायर थे। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, कि जो फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लगता है, और जो फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लगता है वो वर्क नहीं कर सकता, बेसिकली उसके कारण वर्क जीरो होता है, मतलब वो स्पीड चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो ये एक्चुअली हायर क्लासेस में पढ़ते हैं डिटेल में, यहाँ पे थ्योरी नहीं दे रखी उस चीज की, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है, तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले, क्योंकि स्कूल एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। अगर अभी के लिए याद कर लो, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सो इट doesn't change the speed of the particle। तो जो भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है वो पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं कर सकता। इट मे चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो भी हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सो इट डजंट चेंज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इट मे चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अब मास तो बदल सकता ही नहीं, मास तो छोड़ दें, तो क्या स्पीड चेंज कर सकता है मैग्नेटिक फोर्स? No, sir. नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। वेलोसिटी चेंज कर सकता है क्या? हाँ। और मोमेंटम? हाँ। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये वेक्टर का सिंबल है जो मैंने बनाया है, शायद अभी तुमने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बेसिकली। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो जाएगी तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कर सकता है मैग्नेटिक फोर्स। फिर अगला क्वेश्चन है, इन एक्टिविटी शोन हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड ए बी विल बी अफेक्टेड इफ करंट इन द रॉड ए बी इज इंक्रीज। करंट बढ़ाएंगे
तो क्या होगा डिफ्लेक्शन का, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा I think। बढ़ जाएगा ना, करंट के कारण ही आ रहा है, तो विल इंक्रीज। मोर डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करेंगे तो क्या होगा? अगेन स्ट्रॉन्गर मोर मैग्नेट, डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा? अगेन मोर डिस्प्लेसमेंट होगा। लो कि नो? मोर मोर ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी, तो डिफ्लेक्शन हो ही मैग्नेटिक फील्ड के कारण रहा है, करंट के कारण रहा है, तो मोर, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा। चलो इसको भी मैं मोर डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं। लेंथ ऑफ द रॉड ए बी इज इंक्रीज। अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? क्या होना चाहिए? लेंथ को बढ़ाने से करंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? मतलब रॉड का एक रेजिस्टेंस भी होगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा? कम। करंट कम हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए? कम होगा। कम हो जाना चाहिए। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन है आज का। A positively charged particle, alpha particle, projected towards west is deflected towards north by a magnetic field. The direction of magnetic field is. देखो इसमें डायरेक्शन हमेशा क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में बना लो कॉपी में। जब ऐसे बनाते हैं, राइट साइड किसको बनाते हैं? ये याद रखना है, जब हम पेपर में बनाते हैं तो ऐसे बनाया जाता है, ये ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब पॉजिटिव पार्टिकल है, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ इसको वेलोसिटी दी हमने, यानी करंट कहां की तरफ हो जाएगा? कहां होगा करंट? अरे यार ऐसा मत करो, अभी तो डिस्कस किया था, वेस्ट की तरफ ही होगा, है ना? यस सर। इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, तो नॉर्थ की तरफ क्या लग गया? फोर्स लग गया, मोशन, मोशन आया, डिफ्लेक्शन आया। अब पूछा है मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो फिर से अपनी लेफ्ट हैंड की तीन उंगलियों को परपेंडिकुलर रखो और ऐसे अरेंज करो कि ये जो फोर फिंगर है इसकी डायरेक्शन बतानी, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में करना है और ये फोर्स की डायरेक्शन, अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन में और मिडिल फिंगर अपनी करंट की डायरेक्शन में। तो बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां की तरफ आएगी, तो करके देखो। थोड़ा बहुत आड़ा पीछा घूमना पड़ सकता है, कोई बात नहीं, करो। अपनी लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियां परपेंडिकुलर रख के मिडिल फिंगर करंट की तरफ करो, थंब एफ की तरफ करो और देखो ये जो फोर फिंगर है ये किस तरफ पॉइंट कर रही है। जिस तरफ वो पॉइंट करेगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो बना हुआ है। अब अगर बाहर की तरफ आती है उसको क्या बोलेंगे हम? अपवर्ड। एक्चुअली तो हमने स्क्रीन पे बनाया है, अगर हम अपनी कॉपी पे बनाएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बता रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ऊपर मतलब अपवर्ड आ जाएगा, नीचे मतलब डाउनवर्ड आ जाएगा। यानी कि बाहर की तरफ आएगी फील्ड तो अपवर्ड बोलेंगे, अंदर आएगी तो डाउनवर्ड बोलेंगे।
तो क्या आ रही है सर तुम्हारी डायरेक्शन, बताओ। सर अपवर्ड। अपवर्ड आ रही है, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने क्या किया, मिडिल फिंगर को अब ऐसे थोड़ा, देखो ये इसको करंट की डायरेक्शन में करना है, तो मैं ऐसे कर दूं इसको, तो करंट की डायरेक्शन में कर दिया मैंने। ठीक है, अब ऐसे देखो, ये करंट की डायरेक्शन में कर दिया, थंब ऊपर की तरफ कर दिया, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा ही घूमना पड़ेगा, तो ऐसे देखो तुम लोग, ये फिंगर करंट की डायरेक्शन में, ये फोर्स की डायरेक्शन में, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ, तो बाहर मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। दिस इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आए समझिए। यस सर। यस सर। चलो तो देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाला है, क्योंकि डायरेक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से हमें आएगा, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और रेगुलर रहें, है ना, चीजों को अच्छे से समझें। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर आगे का पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे।